रेस्टोरेंट की सर्द रोशनी और कार जैसी खामोशी में संगी कुर्सी पे बैठा मेरी कबीर कह रहा था। कुछ सफ़र अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, लेकिन कुछ सफ़र ट्रेजेडी होते हैं। एथेंस मेरी फैंटेसी था और फिर वो मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गया। एक्रोपोलिस का चौकोर किला एथेंस की शान माना जाता है। एथेंस तारीख का अमीन और गुजर चुकी अक़वाम की शान और शौकत का हवाल सुना था। जिंदा और जावेद मुजस्मा। दिन में ये किला देखने वालों पे अगर हेबत तारी करता है तो रात में उसकी सर्द रोशनी देखने वालों को महबूब कर देती है। कई हजार फीट की बुलंदी पे पहाड़ों के सीने पे खड़ा हो, ये किला कदीम आर्किटेक्चर की आला मिसाल है। गोगे किले के कई सतून टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, लेकिन ये किला अब भी अपने देखने वालों को एक ट्रांस में धकेल देता है। किले की रोशनियों में चेहरा मुनव्वर करते। अगर स्याहों के टोले की तरफ नजर उठाऊं तो यहाँ एक बड़े से पत्थर पे मेरी गंभीर बैठा नजर आएगा। अतराफ में कई और बड़े बड़े मुस्ततील शक्ल के पत्थर रखे थे। जोरेस उसके साथ नहीं था। वो उसके दाएं बाएं घूमते हुए एक अच्छा शॉट लेने की कोशिश कर रहा था। रात का समय था। जर्द बत्तियां रोशन थीं और कई मुल्कों से आए मुख्तलिफ तहजीबों के लोग। उन्हें अपने सामने देखना कैसा अजीब अनोखा तजुर्बा होगा ना। कल तुम म्यूज़ियम जा रहे हो ना? जोरेस अब उसके सामने बैठा था। किले का तफसीली दौरा वो दोनों कर चुके थे। आसपास स्याहों का रश पड़ रहा था। सर्द रोशनियां एक ख्वाबनाक सा मंजर तारी की हुई थी। कल के दिन के लिए वैसे मैं बहुत नर्वस हूँ। हाँ, लोग मुझे फैसिनेट करते हैं, भीड़ मुझे गैर आरामदेह नहीं करती, लेकिन फिर भी। मेरी कहते कहते रुका। जोरेस से हाथ में पकड़ा सॉफ्ट ड्रिंक का कैन उसके जाने बढ़ाया तो खून भरकर गोया गला तर किया। अपने मुल्क से जो दो लोग आ रहे हैं, मैंने बस उन्हें टीवी में देखा है। मुझे इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि 2 माह कब लंदन के एक कैफ़े में मैंने स्पीच दी थी और वो वायरल हो गई। अब मैं भी मशहूर लोगों में से हूँ। वो गर्दन झुकाकर मुस्कुराया। जोरेस से उसकी गोद में रखे पिज़्ज़ा के डब्बे से एक टुकड़ा उठाकर उसे थमाया। तुम जब बोलते हो ना मेहदी, दिल करता है अच्छाई पे ईमान लाया जाए। हर नफरत इंतकाम ख़त्म करके बस अपनी ज़ात पे काम किया जाए और दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बना जाया जाए। वो गर्दन झुकाए अपने कैन के साथ छिड़खानी कर रहा था। लेकिन कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है, वापसी नहीं होती, है ना? सादगी से आंखें झपकाकर पूछा। मेरी ने गौर से उसे देखा। अगले कई पल वो उसे कोई जवाब ना दे सका। फिर जब बोला तो लहजा संभल चुका था। 2 साल कब तुम्हारे 2 जुड़वा भाई यूनान आए थे ना? मेरी के इस अचानक सवाल पर जोरेस के चेहरे पर कर उतरा। कुछ वक्त बाद उन दोनों की लाशें मिली थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या हुआ था? ये एक मुख्तार सवाल था। जोरेस अब के स्याहों को देख रहा था। किले की रोशनी हर पल बढ़ती जा रही थी। शान से खड़े सतून को या पेड़ का तलाशा थे। यहाँ से नजर आते एथेंस और घरों की जलती बत्तियों को देखते हुए उससे कहना शुरू किया। उन दोनों पे इलीगल होने का इल्ज़ाम था, हालांकि वो नहीं थे। ग्रीस उन दोनों का ड्रीम डेस्टिनेशन था। कुछ सफ़र अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, लेकिन कुछ सफ़र ट्रेजिडी होते हैं और ट्रेजिडीज़ की एक ट्रेजिडी होती है कि आप उन्हें फैंटेसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसकी आवाज़ हल्की थी, गर्दन झुकी हुई और आवाज़ गीली। कई बार कुछ चीज़ें आपके करीब होती हैं, इतना कि हाथ बढ़ाकर छू सके, इतनी कि उनकी रग रग से वाकिफ़ हो जाए, लेकिन वक्त बताता है कि वही चीज़ें आपसे कितनी दूर थीं, इतनी कि उसको पाने की मसाफत में पैर छाले छाले हो जाएं, रूह नोहा सुनाए और आंखें धोखा खा जाएं। हमें लगता है हम बेवकूफ़ थे कि उन राज़ों को ना पा सके, लेकिन क्या? सुनहरी आंखों ने बेचैनी से सवाल किया। सब आंखें खाली खाली थीं। वक्त बताता है कि वो चीज़ें वक्त और राज एक सैराब थे, एक धोखा, इल्यूजन, और बस आंखें जब तक खुलती हैं तब तक फरेब की स्याहकारी फैल चुकी होती है। एथेंस यूनान का तारीखी वर्षा अपने बुलंद ओबाला बला की शान शौकत रखने वाले म्यूजियम में छुपाए बैठा था। दुनिया भर से सयाह जब उन म्यूजियम्स का रुख करते हैं तब एथेंस के ये अजायब घर अपना सीना खोल देते हैं और तारीख में हो चुकी कई साजिशें, कुर्बानियाँ और सकाफत का राज कह सुनाते हैं। ऐसे ही एक म्यूजियम में इस वक्त दुनिया भर से आए बहुत पर अफराद जमा थे। यूनानी, यहूदी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अमरीकी और कई और अक़वाम के लोग। एक्रोपोलिस म्यूजियम की इमारत अपने आप में एक मिसाल है। अंदर आओ तो सफ़ेद रंग हर जगह छाया हुआ है। संगमरमर के छोटे बड़े सतूनों में मुख्तलिफ अजायब तरतीब से रखे गए हैं। शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियों से
शहर की रोशनियां नजर आती हैं। इन गौरों को ये हल्की बात, मधम म्यूजिक व जनाजे जैसी तकरीबात में क्या इंटरेस्ट है? बैगी शर्ट और कार्गो पैंट वाला जोरेस बेजारी से म्यूजियम में यहाँ से वहाँ नजर घुमा रहा था। खड़ी हुई शेव और अच्छे से तैयार होकर आया, वो वजही लग रहा था। वो मेहदी के मेहमान होने के नाते यहाँ आया था, वरना आज किसी भी फर्द का दाखिला ममनू था। तुम इन लोगों को छोड़ो, इस म्यूजियम को देखो, तारीख का ये विरसा देखो और आर्किटेक्चर देखो। मेहदी गौर से कदम उठाए फैसिनेट सा म्यूजियम की एक एक चीज देख रहा था। इतना बुरा वक्त नहीं आया कि यूनानियों की गली सड़ी हड्डियां देखो। ये शौक तुम्हें मुबारक। वो नखरेबाज आदमी बेसारी से कहता आगे बढ़ गया। उसकी उर्दू में बरतानवी झलक थी। ये म्यूजियम एक ऊंचे किले की मानिंद था, लेकिन एक जदीद टच लिए हुए। यूं लगता था जैसे हज़ारे कदीमा के ऊपर ही एक इमारत खड़ी कर दी गई हो। कई जगहों पर शीशे की दीवार नुमा जगह थी, जहाँ से नीचे झांको तो कदीम यूनानी किलों के डिज़ाइन, मुख्तलिफ तारीख विरसे और कदीम दौर की जंग के मैदान को इस खूबसूरती से इस जगह पर फिट किया गया था कि देखने वाले मसमराइज हो जाएं। सतून और फर्श बिल्कुल सफ़ेद थे, कोहरा सफ़ेद। कदम धरते हुए डर लगता था कि कहीं मैला ना पड़ जाए। बाहर से छन कर आती धूप सतून के साए को लंबा कर रही थी। मेहदी इस वक्त शीशे की रेलिंग पे हाथ जमाए नीचे देख रहा था। एक जंगी मैदान की शबियाँ, घोड़े, फौज, हथियार, सिपाही यूं ऊंचाई पे खड़े होकर नीचे देखने वाले को वाकई यूं लगता था जैसे वो अपने से जरा फासले पर जंग होते देख रहा हो। उसके हक में किसी ने उससे कंधे पर दस्तक दी तो ट्रांस से बाहर आया। ये कितना खूबसूरत है ना। सब सांखें अब भी मुड़ मुड़ कर उस मंजर को देख रही थी। ये सब कितना हकीकी है ना। जी चाहता है आगे बढ़कर छू लूं। तुम इसे आगे बढ़कर छुओगे तो ये तख्लील हो जाएगा, अगर ना हुआ तो गैर हकीकी हो जाएगा। बिल्कुल एक सैराब की मानिंद, एक इल्यूजन जैसे। हर वक्त एक डार्क साइकोलॉजी साथ रखते हो, थक नहीं जाते? जोरेस मुस्कुराया मगर उसकी आंखें ना मुस्कुरा सकी। मेरे भाइयों को कत्ल किया गया था मेरी। उन दोनों ने दो पुलिस वालों को एक लड़की के साथ ज्यादती करते हुए देखा था। वो एनी शाहिद थे, अपनी ट्रैवल मेट के रेप के शाहिद। उन्हें इलीगल करार देकर जेल ले जाया गया। हमारी हुकूमत ने उनकी दारदर्शी नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हैकर्स थे। मेहदी पुंज का सा रह गया। इस वक्त जोरेस बोल रहा था और मेहदी साकिन था। हाँ, हम हैकर्स थे। हम कई मुल्कों का कॉन्फिडेंशियल डेटा चोरी करके दूसरे मुल्कों को बेचते थे, लेकिन हमने कभी अपने मुल्क से गद्दारी नहीं की थी। हमने किसी को मारा नहीं था। फिर हमें क्यों मारा गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा ताल्लुक उस मुल्क से था जहाँ दहशतगर्दी आम थी। लेकिन क्या हम विक्टिम्स नहीं थे? दहशतगर्दी भी हमारे मुल्क में हो और जिल्लत भी हम उठाएं। वो रुक गया, कहते कहते थम गया। सब कहते हैं कि उन दोनों ने जेल से भागने और पुलिस वाले को मारने की कोशिश की थी। हंस जैसे सफ़ेद म्यूजियम में खड़े मेहदी ने चंद अल्फाज कहे। वक्त बताता है कि वो चीज़ें, वक्त और राज एक सैराब थे, एक धोखा, डिल्यूजन। और बस आंखें जब तक खुलती हैं तब तक फरेब की स्याहकारी फैल चुकी होती है। जोरेश सलीके से बोला था। कुछ कहानियाँ हीरोज़ की होती हैं, कुछ विलेन की और कुछ मलकाए पद की, लेकिन सदियों में कोई एक कहानी होती है जहाँ हीरो, विलन और विक्टिम एक ही शख्स होता है। सदियाँ बीत चुकी और अब विक्टिम की कहानी शुरू। विक्टिम्स की एक खासियत होती है, वो कहानी के हर पहलू से वाकिफ़ होते हैं और फिर कासा पलट देते हैं। कई सारे आला अफसरान की मैयत में वो खास तारीखी विरसा बिलाकर दुनिया के सामने लाया जा रहा था। पहियों वाले मार्बल के टुकड़े पे रखा चकोर शीशा और शीशे के अंदर रखा वो फरसा स्याह कपड़े से शीशे को ढक दिया गया था। ऊंचे सतून और मार्बल पे रखे अजायब राजसारी से गर्दन मोड़े उस विरसे को देखने जा रहे थे। और एन उसी लम्हे एक आला शख्सियत ने कपड़ा उठाया। जानते हो मेदी, एक कामयाब हाइस्ट कैसी होती है? और किसी भी हाइस्ट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? म्यूजियम के सफ़ेद अहाते में खड़ा जोरेस आंख नजरें दूर तकरीब पर जमाए कह रहा था। उसकी पूरी बढ़ी हुई शेव धूप पड़ने पे चमक रही थी। कांच जैसी नीली आंखों में तपिश थी। अंदर एक सुनहरी बरूज था जिसके ऊपर सुर्ख और नीले हीरे लगे थे और उन हीरों के अतराफ में इबारत कुंदा थी। देखने वाले उसे देखते रह गए। ये एक कदीम तारीखी विरसा था जिसे यूनान अपने एक दोस्त मुल्क के आला काम को
तवातन दे रहा था। लोग दम साधे खड़े थे। ब्रोच को बाहर निकाला गया, हाथ में लेकर उसे बुलंद किया गया। इस सफ़ेद म्यूजियम का सबसे रंगीन टुकड़ा। एक कामयाब हाइस के लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती है, प्लान की, और हर प्लान के 3 बैकअप प्लान्स की भी। लोग कहते हैं फलां मुल्क में क्राइम नहीं, फलां जगह कत्ल डाका मुमकिन नहीं। झूठ कहते हैं। क्राइम हर जगह हर मुल्क में होता है। बस आपके पास एक प्लान होना चाहिए, हर झोल से पाक आज़ाद प्लान। झोल निकाला गया और अब यूनान का एक आला अहदेदार अपने दोस्त मुल्क के साथी की कोट की जेब पे वही ब्रोच लगा रहा था। दफातन वो शख्स ठहरा, अपने कोट पे हाथ चलाते आदमी का हाथ पकड़ लिया और यूं ही खड़े खड़े उसका हाथ हवा में बुलंद किया। उसकी आंखें तफ्शीश से सुगड़ी थी और फिर यकदम उसकी आंखों में नाकावारी उतरी। वो आर्ट कलेक्टर था। उनकी आंखें एक्सरे होती हैं। और सबसे अहम और रिस्की चीज़ होती है चोरी की जगह से किसी को अपने साथ मिला लेना। जिस दिन किसी मुल्क, जगह, इलाके से एक गद्दार आपके साथ मिल जाए, उस दिन वजीर आजम हाउस में भी खाइश मुमकिन है, और वाइट हाउस में भी। मेधी ने सुनहरे ब्रोच से नजर हटाकर उसे देखा। चोरी क्या होती है? जोरेस मुस्कुराया और मेधी के कान के पास झुका। चोरी सहराव होती है, एक भरम, किसी को इल्यूजन दिखाओ और फिर मताए हयात लूट लो। ये नकली है। अल्फाज हथौड़ी की मानिंद वहां खड़े तमाम अफराद के सर पर लगे थे। मुख्तलिफ ममालिक से आए आला अफसरान, ऊंचे होते के लोग, हर कोई दम साथियों। मेहमान आदमी की मेज़बान को एक हकारत ज़दा नज़र से देखा और बाहर निकलता चला गया। जोरे से पास ही किसी एक आला यूनानी अफसर को थम्सअप का इशारा किया। उस वक्त उस पल यूनानी हुकूमत और दफाया इदारों के सर पे गोया सारी दुनिया के पहाड़ गिर पड़े हों। एथेंस चल रह गया, साकित, बेसांस, खाली। गार नुमा रेस्टोरेंट की सर्द बत्तियां एक पल को साकित हो गई थीं। आसपास कांटे चमच की आवाज़ कानों में सूर की तरह चुभ रही थी। मेरी की आंखें बेतरह सुर्ख हो चुकी थीं। गुलाबीपन बढ़ गया था। जीनी आगे हुई। उसके बाद क्या हुआ था मिस्टर गंभीर? मेरी ने गर्दन झुका दी। ट्रैवल मेरा शौक नहीं, स्केप है। मैंने आधी जिंदगी अंधेरों में गुजार दी, अब भी एक हिस्सा अंधेरे में है। ट्रैवल ने मुझे रोशनी दी, सुकून दिया। ट्रैवल ने मुझे नाम दिया, मेरे अल्फाज लोगों तक पहुंचाए। मैं वापस अंधेरे में नहीं जाना चाहता था। उसकी आंखों के कोने से एक आंसू टूट कर गिरा। मैं अपने नाम के साथ एक दाग नहीं चाहता था। बादलों की ऊंचाइयों को छूती एथेंस के एक होटल की इमारत इस वक्त इस शराब में मुब्तला थी। पुलिस की एक भारी नफरी हर स्वीट, कमरे और लॉबी को छान रहे थे। अपने स्वीट की बैल्कनी में खड़ा मेरी ग्लास वॉल से बाहर पुलिस को अपना काम करते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। कुछ था जिसका इल्हाम उससे हो चुका था। सारे एथेंस उलट पुलट कर दिया गया था। ये कोई मामूली आर्ट आइस नहीं थी। यूनान को अपने मेहमान और दोस्त मुल्क के आगे सबकी उठानी पड़ी थी। तकरीब में मौजूद एक एक शख्स का डेटा, खाना पीना, यहाँ तक कि उसके पैदा होने की जगह तक मालूम करवा ली गई थी। कुछ हो तो मिले ना। कह दो कि तुमने ये नहीं किया, कह दो मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। बेड की पायनीति पे बैठा मेरी गोया खुद से कह रहा हूँ। जोरे से बेयकीनी से सीने पे हाथ रखा। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि ये चोरी मैंने की है? ओ कम ऑन मेरी, कल अगर मैं तुमसे कत्ल का तरीका डिस्कस करूंगा तो क्या मैं कातिल हो जाऊंगा? वो बेसारी से कह रहा था। तो कहीं मेरी जानता था वो झूठ कह रहा है। पुलिस उसे सिर्फ इस बिना पर नहीं पकड़ सकती थी कि माजी में उसके भाइयों का रिकॉर्ड बुरा रहा है। मेरी सर पकड़े बैठा रह गया। अंधेरा हर सू फैल रहा था, लेकिन मेरी की आंखें खुल चुकी थीं। कई बार आप विलन या हीरो नहीं होते, बाज दफा आप विक्टिम होते हैं, और विक्टिम्स की कहानी का बेहतरीन रुख देख सकते हैं। मैं भी कहानी का वो रुख देख चुका था। मैं विक्टिम था, विलन नहीं। घड़ी रात के 12 बजा रही थी जब मेरी का मोबाइल जोर जोर से थरथराया। चौथी मंजिल पे वाक़या मेरी की स्वीट में बत्तियां बुझी हुई थीं। वो बैल्कनी में रखे सोफे पे सो रहा था, एक हाथ नीचे लटक रहा था और आंखें बंद थीं। मोबाइल की आवाज़ पे उसकी नींद में खलल पड़ा। वो मुंदी मुंदी आंखों से फ़ोन कान से लगा गया। आवाज़ खुमार में डूबी थी, लेकिन अगले ही पल उसकी नींद भग से उड़ी थी। बैल्कनी से नजर आती एथेंस की रोशनी यकदम उसकी आंखों में चुभने लगी। वो फ़ोन कान से लगाए दीवाना वार अंदर की जानिब भागा। जोरेस वहाँ नहीं था। मेहदी उसे नीम अंधेरे स्वीट में शल सा खड़ा रह गया। वो कहानी का विक्टिम था,
उससे इस्तेमाल किया जा चुका था और अब उसके पास कोई चाय फरार नहीं थी। तमाम राहें आज मेहदी गंभीर पे मसदूद हुई। लैम्प की सर्द रोशनी में उसे एक स्टिकी नोट नजर आया। चल होते कदमों से मेहदी ने वो नोट उठाया। तुम्हें जब कभी मेरी ज़रूरत पड़े, मैं तुमसे एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हूँ। मेरे अल्फाज झूठे थे, जज्बात और दोस्ती नहीं। मेहदी धीरे धीरे फर्श पे बैठता चला गया। उसे दुनिया अपने सर पे घूमती हुई महसूस हुई। मैं जब किसी मुल्क में जाता हूँ तो मेरे अंदर ताजगी भर जाती है। एक शहर, घर, मुल्क मुझे घुटन में मुब्तला कर देता है। उस दिन अगर मैं ये सब ना करता तो मुझे डिपोर्ट किया जाता। सारी दुनिया जान जाती कि एक शख्स जिसे मेहदी कम्बीर के मेहमान हसूसी के तौर पे तकरीब का हिस्सा बनाया गया था, वो आर्ट थीफ था। दोस्तों की अच्छाइयों का क्रेडिट आपको मिले ना मिले, लेकिन उसके गुनाहों में आपका हिस्सा ज़रूर होता है। मैं अपने शानदार कैरियर पे एक धब्बा नहीं चाहता था। ये मुझसे नहीं हुआ। लॉबी में खड़ा नीली आंखों वाला अफसर तेज से अंग्रेजी में कुछ कह रहा था। मेहदी शल होते जिस्म और झुकती हुई गर्दन के साथ उसके सामने खड़ा था। पाकिस्तान से आए एक आला अफसर भी यही मौजूद थे। वो आदमी तुम्हारी जिम्मेदारी था मेहदी। उसे तुम लाए थे। अब वो यहाँ नहीं है। सीसीटीवी में उसने अपना सुराग छोड़ा है। यानी वो बताना चाहता है कि उससे हमें गिराया है। पुलिस अफसर तुर्श लहजे में कह रहा था। मुझे वो शख्स ला कर दो मेहदी कबीर, वरना डिपोर्ट और डिफेम होने के लिए तैयार रहो। वो कोई मामूली सिपाही नहीं था, वो आला अहदेदार था। जुबान उसकी थी, अल्फाज उसकी हुकूमत के थे। कुछ देर बाद पोल साइड पे बैठा मेहदी फ़ोन कान से लगाए हुए था। उसके पास एक नंबर था जो जोरेज से उसके लिए छोड़ा था। पानी का झिलमिलाता अक्स उसके चेहरे पे पड़ रहा था। अगर नज़र घुमा कर देखूं तो आसपास कई और लोग थे। एक सेटअप लगाकर बैठे चंद हैकर्स, पुलिस और कई आला ओहदेदार। घंटी जा रही थी और कॉल अटेंड हो गई। दोनों कई पल खामोश रहे। तुमने कहा था अगर कभी मुझे ज़रूरत हो तो तुम बस एक कॉल की दूरी पे हो। क्या उसे सच मान लूं या फिर ये भी फरेब है? उसके लहजे में तलखी का शाइबा तक नहीं था। वो बस पूछ रहा था। दूसरी जानिब खामोशी रही। तुमने कहा था मुझे सुनकर लगता है अच्छाई पे यकीन किया जाए। क्या तुम एक बार मेरी इन बातों को सुनने आ सकते हो? शायद मेरे अल्फाज कुछ बदल सकें। जोरेज से गला तय किया और कुछ कहने को लब खोले। वो शर्मिंदा था। मेहदी को इस्तेमाल किया जाना गलत था। मैं अपने भाइयों की मौत को नहीं भूला था मेहदी। मुझे इंतकाम चाहिए था। और सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी टीम, जिनमें 10 लोग शामिल थे। हम सबके साथ कुछ ना कुछ हो चुका था। मेरा भाई अकेले नहीं थे। उस रोज़ उस पुलिस स्टेशन में 10 लोग मारे गए थे, जिनकी लाशें भी नहीं मिली। 10 मुख्तलिफ मुल्कों के 10 लोग। तुम इस वक्त कहाँ हो? मेहदी ने सवाल बदला। पलाका एथेंस का एक छोटा सा खूबसूरत टाउन। में। हाँ, जानता हूँ। किसी ने मुझे वहाँ नहीं ढूंढा होगा, बल्कि ढूंढने की क्या ज़रूरत है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, छुप नहीं रहा। कल सुबह पलाका में। मेहदी ने एक से उतर कहकर कॉल काट दी। उसका चेहरा गैर इंसानी था, आंखें खाली खाली। मुझे लगा था अल्फाज कुछ कर सकते हैं। झूठ लगा था। मुझे लगा था लोगों के साथ मासूम रहो तो लोग आपका साथ मासूम रहते हैं। लेकिन मैं गलत था। कई बार आपकी ज़िंदगी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती है और फिर आपके पास एक ऐसा माजी आ जाता है जो हमेशा आपके साथ रहता है, कभी ना छूटने के लिए। एथेंस के दामन में वाक़या पलाका एक फेरी टेलिश गाँव है जहाँ कैफ़े, मार्केट्स, शॉप्स और कई छोटे और खूबसूरत रेस्टोरेंट हैं। कैफ़ेज़ और शॉप्स के बाहर कितार दर कितार सुर्ख नीली कुर्सियाँ और छोटी-छोटी मेज़ें सजी हुई हैं। कई पिक्चर स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ लोग धड़ाधड़ तस्वीर उतार रहे होते हैं। अम्मा वक्त राहगीर और स्याहों का रश उस पुरसुकून गाँव को रौनक बख्श रहा होता है। लंबी और पतली सफ़ेद गलियाँ जिनके फर्श पर भी सफ़ेद चूना फेर दिया गया है और घरों के दरवाजे मुख्तलिफ रंगों के हैं। भला भला का दिल फरेब है। सफ़ेद गलियाँ अगर खुशामदीद कहती हैं तो बाहर रखे गमले स्याहों को देखकर मुस्कुराते थे। ऐसे ही एक गली में कैफ़े के बाहर रखे सुर्ख स्टूल पे 2 लोग बैठे थे। उनके हाथ में सुर्ख नक्शो निगार वाले कप थे जिनमें ब्लैक कॉफ़ी थी। रश आज कदरे कम था या शायद पुलिस जगह को खाली करवा चुकी थी। मगरबी नकूश वाला मर्द अपने सामने बैठी मेरी को तक रहा था। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। 2 साल कब उस ट्रैवल ग्रुप ने जो ट्रेजेडी देखी, उसमें उनका कोई कसूर ना था।
सफ़ेद गोल गले वाले शर्ट के ऊपर सफ़ेद ही जैकेट पहने बैठा मेहदी कह रहा था। हर कौम में कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे। अच्छों को वो सजा नहीं दी जाती जो बुरों के लिए हो। वापसी मुमकिन है। लौट आओ प्लीज। वो इस वक्त मुखलिस था। उनकी दोस्ती 3 साल पुरानी थी। वो वाकई फिक्रमंद था। जोरेस मुस्कुराया। वो मुस्कुराता था तो गाल में खड़ा बनता था। वो ऐसा था जिस पर ढेरों ढेर कहानी लिखी जाए। ये प्लान, ये इंतकाम आज का नहीं है, 3 साल पुराना है। 10 लोग, 10 दिमाग, 10 मुख्तलिफ ममालिक से आए लोगों का इंतकाम, जिन्होंने अपने घर वालों को खोया। वो रुका, एक पल मेहदी की आंखों में देखा। कल रात मेरी सारी टीम यहां से जा चुकी है। मैं रुक गया। मैं रुक गया मेहदी, तुम्हारे लिए। मेहदी की आंखों में शौकी सा तासुर उभरा। जोरेस कहता रहा। हाँ, हमने तुम्हें इस्तेमाल किया, गलत किया, लेकिन जो कुछ मैंने अपने इंतकाम के लिए किया वो सही था। 10 दफ़ा दोबारा मौका मिला दोबारा करूंगा, लेकिन तुम मेहदी, तुम मेरे लिए अहम हो, मेरे दोस्त हो तुम। सबने कहा तुमको कोलेटरल डैमेज हो, लेकिन सबको क्या पता तुम मेरे दोस्त हो। मैं बुरा हो सकता हूं मगर दोस्ती नहीं। मेहदी को लगा वो सांस नहीं ले सकेगा। आसपास चलते फिरते आम लिबास वाले पुलिस एहलकारों से उसे खौफ आया। काश वो उन्हें वापस भेज सकता। मैं भाग सकता था, बल्कि मैं भाग सकता हूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने गलत आदमी चुना। तुम, तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी जान, किसी को कुछ नहीं होगा। मैं बुरा हूं, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो, इविल इजंट बोर्न, इट्स मेड। मेहदी उसे देखे गया। उसकी आंखों का कर्व, उसके अल्फाज की सच्चाई, वो कुछ भी प्रोसेस न कर सका। वो विक्टिम था, विलन या फिर हीरो। तुम्हें मेरी वजह से मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगा। फॉर यू, 1,000 टाइम्स ओवर। उससे कहते साथ जैकेट की जेब से कुछ निकाला। मेहदी भी इख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब कि उसे वाकई सांस नहीं आ रहा था। सुनहरा ब्रोच उसके सामने था। मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम भाग जाओ। जोरेज भागो, यहां से खुदा के लिए जाओ, मेरी फिक्र मत करो। वो उसकी मिन्नत करने लगा था। उर्दू में बात कर रहे थे, मगर पुलिस वालों के कान में ट्रांसलेटर आला लगा था। उसी वक्त उससे झुककर उसका हाथ पकड़ा। एक नज़र आसपास खड़े आम कपड़े वाले अफसरान को देखा और और फिर अंधाधुंध गलियों में भागने लगा। सोरेस बेख्तियार हंसते हुए उसके साथ भाग रहा था। पलाका हैरत ज़दा था। सफ़ेद जैकेट वाला मेहदी मुंसरिफ था, यूं गोया सारी दुनिया का गम उसे हो। उसके साथ भागता मर्द दीवाना वार हंस रहा था, गोया सारी दुनिया की बेफिक्री उसे हो। हलचल सी मच गई थी। पुलिस उनके पीछे थी। उनको लगता था शायद ये जोरेस का काम है, वो उसको बचाना चाह रहा है। ब्रोच उसके हाथ में था और वो गलियों में भाग रहे थे। ये लोग मुझे मारने आए हैं मेहदी, मार कर ही जाएंगे। बिला वजह की कोशिश मत करो। फूलते हुए सांस के साथ वो बामुश्किल बोल सका। फिर एक झटके से मेरी का हाथ पकड़कर उसे रोका। लंबी पतली गली में वो दोनों रुक गए। दोनों जाने पुलिस के एहलकार थे। सफ़ेद गली में खड़े वो दोनों शख्स उसी गली का हिस्सा लगे। फॉर यू, 1,000 टाइम्स ओवर। नम आंखों से मुस्कुराकर सब आंखों को जताया। फिर अपने अतराफ में पहली नफरी को देखा और हाथ में पकड़े ब्रोच को। मेरी की आंखें मिन्नत कर रही थीं। वो बाकायदा हाथ जोड़े कर्ज नीचे करने को कह रहा था। पुलिस वाले एक क्रिमिनल से निगोशिएट नहीं करना चाहते थे। उनकी बंदूकें निशाने पे थी। उनके हाथ बढ़े हुए, यूं जैसे उनका विरसा दे दो और जान बचा लो। मेरी घुटनों के बल बैठा और उनके आगे हाथ जोड़ रहा था। जोरेस मुस्कुराया, ठंडी शफाक मुस्कुराहट, और उससे हाथ में पकड़े फिरोज को 2 टुकड़े करके फेंक दिया। फिर जैसे हर चीज़ रुक गई। सब कुछ स्लो मोशन में होने लगा। पुलिस की गन्स लोहा निकाल रही थी और वो लोहा जोरेस के सीने में उतर रहा था। मेहदी ने उसे पूरे कद के साथ गिरते देखा। सफ़ेद दीवारें खून के चींटों से भर गई। गली का पक्की ईंटों वाला फर्श सूरज स्याल से भरता चला गया। मेहदी उस मंजर को नहीं भूल सकता था, कम से कम इस जिंदगी में नहीं। उससे महसूस किया कि उसके कदमों से जान निकल चुकी थी। वो खुद को ज़मीन पर घसीटते हुए उससे करीब आया। दिल पे हाथ रखा। हाथ सुर्ख हो गया। धड़कन साकिन, खामोश, नील। एक इंसान उसकी वजह से कत्ल हो चुका था और ये गिल्ट सारी उम्र उसके साथ रहने वाला था। पलाका की खूबसूरत गलियां उसके लिए वहशत बन गई। बाहर के तर्ज पे बने रेस्टोरेंट,
मैं वापस आऊं तो मेहदी का चेहरा सफ़ेद था, गोया किसी ने सफ़ेद चूना फेर दिया हो। मुझे प्रोसेस करने के लिए वक्त चाहिए, सीनिया बेतहासुर लहजे में कहते हुए उठ खड़ी हुई। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। उसकी आवाज़ खोखली थी। आप किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, कम से कम मुझे तो बिल्कुल नहीं। वो कहकर आगे बढ़ गई और मेहदी को यकीन न आया कि वो उसका यकीन करके गई थी। वापस हॉस्टल आकर उसे यूं लगा जैसे वो एक आध घंटा नहीं बल्कि एक सदी गुजार कर आई हो। थके थके कदम लेती वो अपने कमरे में आकर बेड पर ठहर सी गई। सुर्ख जोड़े में उसकी रंगत धमक रही थी, मगर कुछ था उसके चेहरे पे, जर्द सा, थका थका सा। चंद पल यूं ही खाली जहनी के आलम में पड़ी रही। आंखें बंद कर ली तो गोया जलन बढ़ गई। उसे सोने की कोशिश की। हाँ, हर मस्से के दौरान उसे बस सोना होता था, बस नींद चाहिए होती थी। वह अनूठी में जाने लगी जब उसे अपने करीब बेइंतहा शोर सुनाई दिया। मुंदी मुंदी आंखों से उठ बैठी। उसके सामने मनाहिल थी, जो बुलंद आवाज में रो रही थी, बेतहाशा रो रही थी। उसके पलंग पे उसका मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड पड़ा था और सबकी स्क्रीन तारीख थी, स्याह। हॉस्टल की आधी लड़कियां उसी कमरे में जमा थीं और रोती बिलखती गम से पागल होती मनाहिल को संभाल रही थीं। 10 लाख का नुकसान कहीं नहीं गया। दरवाजे पे खड़ी शेजल इस सारे हंगामे को हैरत से देख रही थी। मेरा सारा डेटा था इसमें, मेरी तस्वीर, मेरी डॉक्यूमेंट्स थे। वो जोर जोर से रोते हुए कह रही थी। सीनिया बस उसे देख रही थी, आंखों में मलका पत वाली मुस्कुराहट थी। मैं अब क्या करूं? मैंने कई लोगों को दिखाया है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा मसला क्या है। या अल्लाह, मेरा इंस्टाग्राम मेरी ईमेल पे बना था और मेरी ईमेल मुझे याद नहीं। ओ खुदाया, मेरे 10 लाख फॉलोअर्स। उसे सांस नहीं आ रहा था। वो अपने सीने पे हाथ मारने लगी थी। उसी लम्हे शेसल की नसें सीने हाकिम की नसों से टकराई। वो सर नफ़ी में हिला रही थी, जैसे कह रही हूँ, कह दो सीनिया हाकिम, ये तुमने नहीं किया। सीनिया मुस्कुराई, टांग पर टांग चढ़ा ली और आंखों ही आंखों में खोया कहा हो, कहा था ना जीनिया ऐसे नहीं लड़ती। शेरसिल सैमसन आंखों में ढेर सारी हैरत लिए आगे बढ़ाई। लड़कियों को 2-4 धक्के देकर रास्ता बनाया। मनाहिल के मातम को नज़रअंदाज किया और जीनिया के साथ आकर बैठ गई। टांग पे टांग चढ़ा ली, बिल्कुल वैसे जैसे जीनिया ने चढ़ा रखी थी। कंधे उठे हुए, चेहरा सपाट, आंखें मुस्कुराती हुई, बिल्कुल ऐसे जैसे जीनिया। बेस्ट चीज़ यू नो, मुझे तुम्हें समझने में देर हुई, लेकिन ये सारा ड्रामा मुझे बेहद पसंद आया। शेजल उसके कान के पास झुकी और एक बार फिर बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई। मैंने दाद कबूल की, मलका फ़ख्र से बोली। वैसे मुझे तुम्हारा बदला कुछ खास पसंद नहीं आया। मशीनें कभी भी ठीक हो सकती हैं, जीनिया की खोली हुई मशीनों को जीनिया खुद भी नहीं जोड़ सकती। फ़ख्रिया मगरूर अंदाज में उससे अपने उठे हुए कंधे मज़ीद उठा लिए। शेजल अब भी तीर की तरह सीधी बैठी सामने होने वाला तमाशा देख रही थी। वैसे तुमने दाँत पाने सुरखरू होने के लिए तो मुझे अपना कारनामा नहीं बताया। यकीनन तुम्हें बदले में कुछ चाहिए। आह, मैं तुम्हारी सहानत से मुतासिर हुई हूँ। काश मैं तुम्हारी फ़ैन बन सकती। हाँ, बन सकती थी, अगर मैं अपनी सबसे बड़ी फ़ैन न होती। सीनिया कमाल नज़ाकत से बोली। शेज़ल ने अब के मुड़कर उसे देखा। उनके पास झगड़ा हो रहा था। मनाहिल अब एक लड़की को कोस रही थी, इल्ज़ाम दे रही थी, और ये 2 लड़कियां थीं जिनको परवाह नहीं थी। लापरवाही और ढिठाई हो तो ऐसी। मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस औरत का कत्ल नहीं करने वाली। हाँ, कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मूड नहीं। शाह ने बेनियाज़ी से कंधे उचकाए। अगर मुझे किसी का कत्ल करना होता तो कम से कम तुम्हें हायर न करती। तुम एक इंतहाई बुरी कातिल बनोगी। साथ साथ हाथ उठा दिए। नो ऑफेंस। तुम्हें करना बस ये होगा कि इस लड़की को मेरे कमरे से निकाल कर खुद को यहाँ फिट करवाना होगा। हाँ, तुम भी बर्दाश्त के काबिल नहीं हो, लेकिन तुम्हारे साथ कोशिश की जा सकती है। मनाहिल अब सारी तमीज़ वाला ताक रखकर ऊंची ऊंची आवाज़ से गालियाँ निकालने लगी थी। अनम उसके बाल नोच रही थी। वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्ता थीं। लड़कियां उन्हें छुड़वा रही थीं। शोर बढ़ रहा था, लेकिन किससे परवाह थी। शेज़ल सिम्पसन एक तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता। वो जता गई। तुम दुनिया का एक पहला तोहफा हो जिसका मुंह हर वक्त चलता है और पेट हर वक्त खाली। जेब तो पैसे देखने के लिए तरसी हुई। इससे मिस तोहफा, अगले 1 माह तक हर रोज एक कोल्ड कॉफी मेरी तरफ से। अब मेरे कमरे को तुम्हारी आमद का शर्फ मिल सकता है। शेजल ने सर को हम दिया।
और मुस्कुराते हुए उठी। उसे ज़िम्मेदारी दी गई थी और ज़िम्मेदारियाँ उसके लिए कभी मुश्किल नहीं रही थीं। वो लड़कियों के जमघटे में घुस गई, कुछ उसके बाल नोचे गए, कुछ चाँटे पड़े, लेकिन बिलाहिर वो उन दोनों को छुड़वाने में कामयाब रही थी। अगले चंद मिनट में मनाइल रोते हुए अपना सामान बाँध रही थी और शेज़ल को बार-बार नम ममनून आँखों से देख रही थी। बार-बार जी चाहता था कि उसे गले से लिपटा ले। वो नो हग्स रूल पे चलती थी। चंद ही घंटों में कमरे की हालत बदल चुकी थी। एक टिकटॉकर वहाँ से रुखसत हो गई थी और अब उसकी जगह एक इंटीरियर डिज़ाइनर थी। वो दोनों ज़रा-ज़रा से फासले पर अपने-अपने पलंग पे लेटी थीं। कमरे की सफाई करते हुए चेहरा धूल से भर गया था। जिस्म थकन से चूर थे। तुमने उसे ऐसा क्या कहा कि वो कमरा छोड़ देने पे राज़ी हो गई? मैंने उसे बताया कि ज़ीने हाकिम एक मनहूस औरत है। वो जहाँ जाती है, वहाँ बर्बादी साथ लाती है। अब नैनतारा और हमारे हॉस्टल को ही देख लो। उसके आते ही कितना बड़ा हंगामा हुआ और नैनतारा पकड़ी गई। अगले दिन तुम कमरे में आई। पहले तुम्हारा ब्रेकअप हो और अब ये नुकसान। बेहतर है कमरा चेंज कर लो। ज़ीना सुकून से सुन रही थी, गोया ये बात उसके बारे में थी ही नहीं। आगे सुनो, मुझसे कहने लगी कि अगर कमरा चेंज करना पड़ा तो भला मैं कहाँ जाऊंगी और कौन इस मनहूसियत को अपने सर लेगा। तब मैं, शीतल सैमसन ने उसकी सबसे बड़ी हमदर्द होने का खेल खेला और नतीजा तुम्हारे सामने है। बस अब सुबह मेरी कोल्ड कॉफ़ी तैयार मिलनी चाहिए। वो बोलते साथ ही कराही थक गई थी भाई वो। सैमसन चचा को फ़ोन करो और मंगवा लो अपनी कॉफ़ी। जीनी अपना पैसा अपने बाप पे भी खर्च नहीं करती। वो मुकर गई थी, बाखुदा वो मुकर गई थी। शेजल हमारे सदमे की उठी बैठी। तुमने मुआहिदा किया था ज़ैनब? अच्छा वाकई? और तुम्हें लगा था मैं उस मुआहिदे पे कायम रहूंगी जिसका ना कोई सबूत है ना गवाह? उससे मासूम से आंखें पटपटाई। तुम गलत इंसान से उलझ रही हो मिस ज़ैनब। मैं इंतकाम लूंगी। हाँ ले लेना। वो जो मेरी ज़मीनों पे तुम पानी रोक दोगी मैं देख लूंगी। इलाकाई धमकी। शेजल सदमे से बेड पे रह गई थी। नया कमरा उसे ससुराल लगा था और ज़ीनिया हकीम चुड़ैल सास अपने कमरे में वापस जाना यूं था जैसे पसंद की शादी के बाद कहना लड़का पसंद नहीं आया। जो उसके साथ हुआ था उसके लिए अब सदमा जायज़ था। टेक्सला एक तारीखी शहर है जहाँ सियाहत के लिए कई सारे मुकामात हैं। खामोश और पुरसुकून सा शहर जहाँ तारीख ने अपने कई राज छोड़ रखे थे। कई किले बस्तियाँ और म्यूजियम हैं जो टेक्सला की हुस्न में इजाफा किए हुए हैं। इस वक्त हम एक रिहायशी बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक खस्ता हाल फ्लैट में आएंगे जहाँ दीवार की खिड़की से कुर्सी लगाए बैठा बिलाज मीर अफसरदा था। उसकी पुरकोशिश नुकोश में आज सर्दी खुली हुई थी। सर दोनों हाथों में गिराए वो आज गिव अप कर रहा था, मुस्तकबिल पे या हाल पे, दोनों पे, क्योंकि वो मासी को चुन रहा था। बलाज का मासी, एक इंसान का मासी जो हमेशा उसके साथ रहता है। उससे आंखें बंद की बेतहाशा जलन थी जो उसके सीने को जला रही थी। दफातन फरहान नामी उसका दोस्त उससे करीब आकर बैठा, बाजू उससे कंधे पे रखा। वो फिक्रमंद था। बलाज, मेरे दोस्त, इंसान को उन लोगों पे गिव अप नहीं करना चाहिए जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया हो। उनके लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए, अपनी तरफ से उनको कुछ अच्छा देने की कोशिश। तुम समझ रहे हो ना? तुम्हारी बीवी बहुत कुछ डिजर्व करती है। बलाज ने नसें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें रूंधी हुई थीं, सुर्ख, बेतहाशा सुर्ख। मुझ पे जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ है। वो रंजीदगी से बोला। जहन दूर कहीं माजी में भटक गया। वो 10 साल का था जब अब्बा ने सारा पैसा जुए में उड़ा दिया और उसकी बड़ी बहन का रिश्ता कर्ज के बदले कहीं तय कर दिया। उसे याद था कि किस तरह उसके चचाओं ने उन्हें घर से निकाला था। उसे याद था उन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उसे याद था किस तरह उसकी बहन अपने शोहर से पिट कर आती थी जब वो नशे के लिए उससे पैसे मांगा करता था। वो रातों को उठ उठ कर रोया करती थी और बलाज उसे देखता रहता था। एक रोज़ वो सोकर उठा तो उसे सहन में गैर मामूली शोर सुनाई दिया। मूंदी मूंदी आंखें लिए वो जब सहन में आया तो उससे बेख्तियार दीवार का सहारा लेना पड़ा। आंखें धुंधली हो गई। वो धीरे धीरे फर्श पर बैठता चला गया। सामने उसकी बहन की लाश थी। उसका चेहरा सब्ज पड़ चुका था। बलाज को यही जहर अपनी रगों में उतरता महसूस हुआ। बाहर खड़ी औरतें कुछ कह रही थीं। और भला क्या बहन, शोहर रोज मारपीट करता और पैसे मांगता था। कल रात भी यही हुआ। जब उससे पैसे नहीं दिए तो कमबख्त ने जहर मिलाकर दे दिया। 4 माह से हामला थी बेचारी। बड़ी दर्दनाक मौत आई है, अल्लाह बचाए।
फर्श से लगे बलाज की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके सामने उसकी महबूब बहन की लाश थी, जिससे उसके लिए हमेशा कुर्बानियां दी थी। अब्बा तो उसे जवानी की खिदमत में झोंक रहे थे, लेकिन उसकी बहन उसकी सेवियर बन गई। क्या हुआ उसे याद नहीं था, क्या सुना सब भूल गया। बस याद था तो इतना कि उसकी बहन पैसे न होने की वजह से मर गई थी। हर इंसान का खुद पे हक होता है, लेकिन हर इंसान पे उसका भी हक होता है जिसे माजी में आपके लिए एफर्ट्स की थी, जो आपको एक बुरे फेस से निकाल लाया था। हर इंसान पे माजी के कुछ कर्ज होते हैं, लेकिन तुम हाल में कर्जदार हो बिलाज, अपनी बीवी के, उसके एहसानात के। बलाश ने गर्दन नफी महलाई, गीली आंखों में बेपनाह शिकवे थे। मैं अपने माजी में भी कर्जदार रह चुका हूँ, मुझे वो कर्ज उतारना है। उसकी बहन की मौत को 4 हफ्ते बीत चुके थे। माँ कन्ब से निढाल थी। अब्बा चंद दिन अफसरदा रहे और फिर वही नशा, वही जुआ। अलबत्ता उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट जरूर करवा दी थी। बलाज उनके साथ थाने के चक्कर लगाता रहता, अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगता रहता, लेकिन अगली पार्टी तगड़ी है कहकर उन्हें टाल दिया जाता। अब्बा अलबत्ता ऐसी कोई कोशिश नहीं दिखा रहे थे। वो घंटों घर में पकड़ा सोचता रहता कि अगर उनकी भी माशरती हैसियत होती, रुपया पैसा होता, तो उनकी सुनी जाती। उसकी बहन के 3 बच्चे और एक मर चुकी औलाद को इंसाफ मिल जाता। उसे पैसे चाहिए थे, ढेर सारा पैसा, ताकि उसकी बाकी की 3 बहनों को किसी जवारी के पास सजाना पड़े, ताकि उसकी यतीम भांजे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। उन्हीं दिनों अब्बा ने दे की शर्त रख दी। पलाज उन दिनों टूट कर रह गया था। उसकी बहन का कत्ल 2 लाख में बेचा जा चुका था। उसकी माँ जैसी बहन, क्या उसके बच्चे 2 लाख सारी जिंदगी खा सकेंगे? क्या ये 2 लाख उनकी परवरिश कर सकेंगे? उसे नहीं मालूम था। उसे कुछ मालूम नहीं था सवाए इसके कि उसे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुआशरे में एक मुकाम चाहिए। वो अपनी बहन के बच्चों को देखता तो दिल कुढ़ता था। वो बच्चों को वैसी ज़िंदगी नहीं दे पा रहा था जैसी उन्हें मिलनी चाहिए थी। फिर चंद रोज़ बाद ये जलन, ये कुढ़ना ख़त्म हो गया। बच्चों का बाप अपनी गुंडागर्दी और ताकत के बल पे अपने तीनों बच्चों को लेकर जा चुका था। बलाज उस वक्त 16 साल का था। उससे वकील करना चाहो, केस लड़ना चाहो, मगर बेसुध स्यालीबाज वाली वकील ने अव्वल तो उसकी कमाई की वजह से केस न लिया, दोइम उसे खबरदार किया कि उनकी माशी हालत इस कदर बुरी है कि अदालत चाहकर भी उन्हें कस्टडी नहीं दे सकेगी। उसकी बहन का कातिल जेल से बच गया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। वो ताकत के बल पे बच्चों को ले गया क्योंकि बलाज के पास पैसे नहीं थे। वकील केस नहीं लड़ता था, अदालत कस्टडी नहीं देती थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसे मुस्तकबिल में मजबूत बनना था, हैसियत बनानी थी, और बस पैसा कमाना था। अपने माजी को भूल जाने वाले इंसान के हाथ कुछ नहीं आता। वो चाहे जितना आगे निकल जाए, कुदरत उसे खींचकर स्क्वायर वन पे ले आती है। नेकी, वफा, एसार को भुला देने वाला इंसान कहीं का नहीं रहता। ऐसा इंसान जालिम होता है, अपने साथ भी, वक्त के साथ भी और अपने मसीहा के साथ भी। क्या कोई मसीहा ये डिजर्व करता है? फरहान उसे समझा रहा था किसी और औरत के मुतल्लिक, और वो समझ रहा था किसी और औरत के मुतल्लिक। कुदरत के फैसले में देर है, लेकिन इस वक्त मेरी किस्मत का फैसला मेरे हाथ में है और मैं बलाज मीर अपनी किस्मत का फैसला कर चुका हूँ। हाल में मेरा मसीहा कोई भी नहीं। मैं माजी की उस सर्वाइवर को नहीं भूल सकता। चंद साल बाद उसे जो खबर मिली थी वो उसकी दुनिया को तय हो पाला कर गई थी। अस्पताल के सरखाने में वो बिगड़ी हालत में खड़ा था। उसके 2 मासूम भांजे, आज वो उन्हें 5 साल बाद देख रहा था। जिंदा नहीं, मुर्दा, साकिन, बेसांस, सर्द। उसके चेहरे पे आंखों से घिरता हुआ पानी था। ये लाशें देखकर नहीं आया था, ये उन लाशों के उधड़े जिस्म देखकर उमड़ आया था। बच्चों के गुर्दे निकाले गए थे, उनकी आंखें सिरे से गायब थीं और जिस्म जगह जगह से फटा हुआ था। पलाज मीर को सख्त सर्दी लगने लगी, फिर सख्त गर्मी, फिर रोना आया, फिर गुस्सा और फिर बेबसी। उसकी बहन का कातिल और उन बच्चों के बाप ने किसी से दुश्मनी मोल ले ली थी, और वो लोग खतरनाक थे, इतने कि किसी का जिस्म चीर देते और सोचते ना थे। उससे लाख कोशिश की, उससे लाख चाहा कि वो उन उधड़े हुए जिस्मों का बदला ले सके, लेकिन उन दोनों बच्चों का बड़ा भाई जो सरदाने के बाहर बैठा था, उसके तासुरात सपाट थे। पलाश नम होती आंखों से उसे देखता रहा, फिर उसके करीब बैठ गया।
शिकस्तगी से हार मानकर। मुझे माफ़ करना, मैं तुम लोगों को बचा नहीं सका। मैंने कोशिश की थी, बहुत की, लेकिन वो रुका, गला दुख रहा था, सांस अटक रहा था। मुझे माफ़ करना, हम इंतकाम लेंगे। मैं बस कर दें यार। अच्छा बेबसी से चिल्लाया। मेरी माँ मर गई, आपने तब भी यही कहा। हमारी कस्टडी हमारे बाप को मिल गई, आपने तब भी यही कहा था। और आप अब भी यही कह रहे हैं। मैं थक गया हूं आप पे यकीन कर करके। बख्श दें हमें। इंतकाम वो लोग लेते हैं जिनकी कोई हैसियत हो, मुआशरे में जिनका मुकाम हो, जिनके पास पैसा हो। और आप, वो घुराया। आपके पास कुछ भी नहीं है। बख्श दें हमें। मन्नतवरां सरकार, मन्नतवरां। शुक्रिया सरकार, शुक्रिया। उस रोज़ बलाज यूसुफ मीर ने मुझसे एक अहद किया था, वो अपने बाप जैसा नहीं बनेगा, अपनी बहनों को एक बुरे शोहर से बचाएगा। और अगर कोई बुरा शोहर, कोई बुरा हादसा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन भी गया, तो वो इतना पैसा कमाएगा कि अदलिया कानून उसे इंसाफ देने पे मजबूर हो जाए। पैसा बलाज मीर को हल लगता था, हर किस्म के मसाइल का हल वो कमाएगा, उसके लिए जो मर्जी करना पड़ेगा कर जाएगा। और वो कर रहा था। चंद घंटे बाद वो अलमारी के सामने खड़ा था, फोन कान और कंधे के दरमियान अटका रखा था, चेहरा संजीदा था। सफ़ेद रंग का जोड़ा निकालते हुए उसकी समातों से एक मानूस आवाज़ टकराई। क्या मैं ये मान लूं कि आप मुझे मिस कर रहे हैं? सीनिया मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। पलाश ने थकन से आंखें बंद कर ली। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। दूसरी तरफ खामोशी छा गई, मगर वो बोल रहा था। तुम बहुत आला थी जैनी, हमेशा से बहुत ऊंची। मैं बस तुम्हें देख सकता था, तुम्हारी ख्वाहिश कर सकता था। तुम मेरी हो सकती हो ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। यहाँ तक मेरे ख्यालों को भी रसाई नहीं थी। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। सीनिया उसे सुनती गई। फिर एक दिन तुम मुझे मिल गई और मेरे लिए दुनिया मुकम्मल हो गई। नेमतों की कोई हद ना रही। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि बलहाज अगर मर भी गया तो उसकी आंखों के आखिरी मंजर तुम्हारा होगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, हमेशा से। सीनिया नहीं जानती थी क्यों, मगर उसे ये अल्फाज सुकून दे रहे थे। मेरे दिल में तुम्हारा एक मुकाम है, हमेशा तुम्हारा रहेगा। आज मैं अपने माजी के ज़ेर असर कुछ कर रहा हूँ। शायद ये सब कभी मुस्तकबिल में तुम्हारे लिए तकलीफ दे हो, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारे पास मसाइल से पहले हल होंगे। याद रखिएगा, जीनिया मर जाती है, माफ़ नहीं करती। पलाज जोर से हंस पड़ा। कितना मुश्किल है ना तुमसे दिल की बात कहना। यूं कहा जैसे वो हर्ट हुआ हो। बहुत जजमेंटल हो तुम। सीनिया ने गहरी सांस ली। ऐसा कोई इंसान आज तक बना ही नहीं जो जज ना करता हो। हर इंसान जज करता है, कभी मुंह पे, कभी पीठ पीछे। बस सीनिया बुरी इसलिए है कि वो मुंह पे बात मार देती है। बलाज कई लम्हे खामोश रहा, फिर कॉल काट दी। अजीब बेकली सी सवार पर सवार होने लगी। कुछ वक्त बाद वो एक कागज़ पे साइन कर रहा था। बलाज मीर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका था। जीनिया हाकिम एक प्राइवेट एजेंसी में इंटरव्यू देने आई थी। ये एजेंसी शादी ब्याह, सालगिरह और दीगर तकरीबात के लिए प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करती थी। अपनी क्वाइफ वो एक हफ्ता कबल भेज चुकी थी, साथ साथ कुछ तस्वीर भी ईमेल करती थी। आज उससे एक कॉल आई थी और अब वो सुबह से यहीं इस इमारत में खवार हो रही थी। बलाची कॉल अभी अभी बंद हुई थी। दूसरी मंजिल की राहदारी में बेंच पे बैठी सीनिया हाकिम ने फ़ोन कान से उतारा तो परेशान लग रही थी। उसकी रंगत उड़ी हुई थी, दिल को बेख्तियार कोई जकड़ने लगा। कुछ बुरा, कुछ बहुत बुरा होने का अंदिया उससे मिल चुका था। वो अगर कहती थी उसे धोखा नहीं वजदान मिला करता है, तो शायद गलत नहीं थी। सर हाथों में गिराए कई पल वो बेदम सी बैठी रही। लोग आ जा रहे थे, आसपास भांत भांत की बोलियां थी। आला लोग, ऊंचे ओहदेदार, शाही लिबास में मलबूस लोग। जीनिया को इस वक्त किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यकदम उससे बूटों की चाप अपने करीब महसूस हुई। वो चाप रुक गई। उसके छठी हिस्से महसूस किया कोई उसके सामने रुक गया है। उसे सर उठाया। स्याह ड्रेस शर्ट के साथ धारीदार पेंट में मलबूस घुंघराले बालों वाला शख्स आंखों पे ग्लासेस लगाए उसके सामने खड़ा था। कोट बाजू पे लटका रखा था। तुम्हें यहाँ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो ग्लासेस उतारते हुए महसूस सा बोला। ख्याल मेरा भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। वो थकी हुई थी, मगर जवाब न देती तो सीनिया कैसे कहलाती, कैसे इशारे से अपनी टीम को जाने को कहा। तुम कहती हो तुम CSS की तैयारी कर रही हो,
लैंग्वेज क्लासेस ले रही हो और यहाँ नौकरी लेने भी आई हो। मैं तुम्हारी किस बात पर यकीन करूं? मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तुम वहाँ वहाँ आ जाते हो, फिर कहते हो मैं इतनी खूबसूरत नहीं कि कोई पहली नज़र में मुझसे मोहब्बत कर ले। मैं तुम्हारी किस बात पे यकीन करूँ? कैसे इख्तियार आसपास देखा था, वो कितनी ब्लंट थी। मैं यहाँ अपने काम कैसम की वजह से आया हूँ। एक फैशन डिज़ाइनर का फोटोग्राफ एजेंसी में क्या काम? सिर्फ एक फैशन डिज़ाइनर होता तो कोई काम ना होता। हाँ, अलबत्ता एक सीईओ को यहाँ बहुत सारा काम हो सकता है। वेट, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या करता हूँ? राहदारी में गुजरते लोगों से बेपरवाह वो दोनों एक दूसरे की जड़ पे उतर आए थे। बस पता चल जाता है। वो शान से बोली, कैस महसूस हुआ और उसके साथ बेंच पे बैठ गया। कभी पार्क में मेरी तस्वीर लेती हो, कभी मेरे घर में घुस जाती हो और कभी मेरे बारे में तफसीलात लेती फिरती हो, और फिर तुम कहती हो तुम एक फोटोग्राफर हो, स्टॉकर नहीं। कभी मेरी गर्दन पे बंदूक रख देते हो, कभी मुझे अपने घर में पनाह दे देते हो और कभी पार्क में मुझे तसल्ली देते हो। फिर एक एजेंसी में मुझे देखकर रुक जाते हो और फिर कहते हो मुझे देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मैं तुम्हारी किस बात का यकीन करूं? वो ऐसी मासूमियत से बोली कि कैस को उठना ही पड़ा। ऐसी ब्लंट लड़की से क्या बात करना। वो जाने को मुड़ा, फिर जाते जाते रुका। यू नो वॉट, मेरी ही गलती थी जो यहाँ रुक गया। मुझे लगा था तुम परेशान हो। परेशान तो मैं हूँ और मसाइल सदा भी। उससे कैस की बात दरमियान में उचकली। और अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम गलत हो, है ना? वो इस सजाई एहसास सीनियर नहीं हंसी, बस सकी तकी आंखों से उसे देखती रही। अब की कैस को तशवीश लाक हुई। वो आगे बढ़ाया। क्या वो लोग तुम्हें दोबारा कॉल्स कर रहे हैं? क्या वो तुम्हारे पीछे आए हैं? वो उसके करीब बैठा राजसारी से पूछ रहा था, तुमने उन्हें कैसे डील किया? सीनियर ने बात पलट दी। मेरे अपने सोर्सेज हैं। उसकी आंखों के आगे माँ जबीन की छवियां लहराई। मैं बात को दफन करना जानता हूँ, दुश्मनी बढ़ाई नहीं। मैं झुक गया, उनको दुगनी रकम अदा की और तुम्हारा नाम हमेशा के लिए निकाल दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम झुकने वालों में से तो नहीं लगते। सीनियर पागौर उसे दिख रही थी। हम इलाकाई लोग हैं, रवायत नहीं जानती तुम। घर में आने वालों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होती है। दूसरा, मैं हरगिज न झुकता अगर मामला मेरा होता, लेकिन यहाँ मुझे यही मुनासिब लगा। मैं चाहता था तुम सुकून से रहो। इस शहर से जो लेने आई हो वो लो और जाओ। कामयाबी, इज्जत, सब कुछ। वो एक पल को रुका। परेशान होने को अगर इसके अलावा कोई मसला है तो होती रहो। वो कहकर उठ गया। सीनियर ने सर एक बार फिर हाथों में गिरा लिया। उसी पल उसका फोन बजने लगा। उससे कॉल अटेंड कर ली। आवाज़ बैठी हुई लगती थी। अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो घर तशरीफ ले आए। ये हॉस्टल अफरोज़ा बेगम का है, तुम्हारे चचा सैमसन या फिर हाकिम साहब का नहीं। वो सख्त तपी हुई थी। सीनियर खामोश रही। वो भी थक चुकी थी, हालात से, परेशानियों से। एक मसला हो गया है, दिमाग चलाओ और हल निकालो। ज़े नसीब, आप हमें काम भी कहती हैं। अच्छा बताओ क्या हुआ है? मेरी एक सहेली है, उसके शोहर को जॉब से निकाल दिया है। सहेली का शोहर या तुम्हारा शोहर? अच्छा समझ गई, तुम्हारे शोहर को जॉब से निकाल दिया। अब आगे? वो संजीदा थी, बेहद संजीदा। सीनियर तब गई मगर कहना ना छोड़ो। सऊदी अरब में आप कारोबार नहीं कर सकते, आपको एक कफील चाहिए होता है। मेरे शोहर का कफील उससे कुछ रकम का तकाजा कर रहा है। सब ठीक था, हमारे पास 10 लाख थे। मैं चाहती थी वो उन 10 लाख से कोई छोटा कारोबार यहीं शुरू कर दे, लेकिन सीनियर ने से उठाकर सामने देखा। राहदारियाँ खाली होने लगी थी। वो गौर से उसकी बात सुन रही थी। तुम्हारा शोहर वो 10 लाख खत्म कर चुका है ना? और तुम उन पैसों के मुतालिक बात नहीं करना चाहती, क्योंकि हर मशरकी मर्द की तरह वापस से बाहर हो जाएगा। जीनिया ने बस अस्वाद में साह हिला दिया। वो यहाँ नहीं रहना चाहता और बाहर जाने के लिए उसके पास रकम नहीं है। उससे मुझे अभी कॉल की है। वो गलत कामों में फंस रहा है। मैंने उससे एक ट्रैवल एजेंट से बात करते हुए सुना है। वो गैर कानूनी तरीके से किसी और मुल्क जा रहा है। मैं उसे इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? इस सवाल पे सीनिया सोच में पड़ गई। दिल को टटोला। नहीं, मोहब्बत तो उससे अब्दुल्ला से भी नहीं रही थी। क्या किसी की फिक्र करने के लिए उससे मोहब्बत करना ज़रूरी है? दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी छा गई। तुम उसकी मदद कर सकती हो, तुम्हें करनी चाहिए। मैं? भला मैं क्या कर सकती हूँ? हर औरत के पास थोड़ा बहुत जेवर होता है सैनम। तुम्हारे पास तो भर भर कर सोना है। सीनिया के खोया दिल पे खोसा पड़ा था। जेवर, उसका सोना, उसकी हिस्स। सीनिया तो अपना नकली जेवर भी साँच साँच कर रखती थी। अपना जेवर बेचकर उसे पैसा दे दो, और याद रखना पैसे ही देना।
क्योंकि वो जेवर लेना पसंद नहीं करेगा। पैसों को इनकार करना मुश्किल होगा। जीनिया कई लम्हे कुछ कह ना सकी। वो शल रह गई थी। ये काम, ये कुर्बानी कैसे दे सकती थी? दे देती। अगर सामने अब्दुल्ला होता, क्या वो उस शख्स के लिए अपना दिल बड़ा कर सकती थी? क्या हुआ जीनिया हाकिम? क्या सोने से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है? कौन सी औरत को सोने से मोहब्बत नहीं होती? बदले में तल ही से बोली, फिर फ़ोन काट दिया और इमारत से बाहर निकल आई। ये एक मसरूफ़ शाहरा थी। कई ऊंची ऊंची बिल्डिंग सड़क के सीने पर खड़ी थी। जीनिया सड़क के किनारे चल रही थी। करीब ही बस स्टैंड था। उसके लिए फैसला लेना मुश्किल था। अगर उससे आंखें बंद की, उसकी आंखों के आगे वो बलाज था जो यूनिवर्सिटी के बाहर उसके हाथ पकड़े हुए रो रहा था। जीनिया ने पट से आंखें खोल दी। उसे तकलीफ हुई थी। एक बार फिर आंखें बंद की। इस मंजर में वलाज को कुछ रकम दे रही थी और वो पहले मुतफक्किर हुआ, फिर उसे बुरा लगा और फिर वो जीनिया को तशक्कुर से देख रहा था, अगले लम्हे मोहब्बत से, और फिर वो ढेर सारा मुस्कुराया। जीनिया बंद आंखों के साथ मुस्कुराई। फैसला हो चुका था। वो उसे खुश देखना चाहती थी, बस खुश। तुम्हें लगा था तुम मुझे धोखा दे सकती हो जीनिया हाकिम? एक सर्द सी आवाज़ पे उससे मुड़कर देखा। उसी लम्हे बिजली जोर से कड़की। तुम्हें लगा था तुम हॉस्टल के बाहर खड़े गैस को बेवकूफ़ बना सकती हो? तुम्हें क्या लगा था? मैंने उस फर्जी दास्तान पे यकीन कर लिया था। आसमान से कड़कती बिजली की रोशनी में उसे वो लम्हा भर को नजर आया। उसकी आंखों में सफा की थी। वो सालिम मौत था। जीने को अपनी सांस रुकती महसूस हुई। बारिश यकदम बरसने लगी थी। मैं उस रोज़ ही मशकूक था। मैं उस रोज़ भी तुम पे ईमान नहीं लाया था, लेकिन आज वो आगे आया, एन उसके सामने। तुम्हारा भेद खुल चुका है जीनिया हाकिम। क्या अब कोई तुम्हें मेरे आदाब से बचा सकता है? वो आंखों में सर्द तासुर लिए उसे देख रहा था। जीनिया सुन रह गई। बारिश ने उन दोनों को मुकम्मल भिगो दिया था। क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ है? उसकी आवाज़ में तलवार जैसी काट थी। जीनिया भी साकिन थी। उसका भेद खुल चुका था। क्या कोई था जो उसे गैस के आदाब से बचा ले?